नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक एक करके अभी तक एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर 9 सेट्स पे काम कर चुके हैं, जिसमें हम 25-25 मैथ्स के क्वेश्चन को कर रहे हैं और आज हम 10वां सेट आपके सामने लेकर आए हैं। मैं देख रहा हूं कि आप लोग कंटिन्यूअस हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहा हूं मैं हर बार आपके साथ एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि जिन क्वेश्चंस में जिन टाइप्स में आपके साथ दिक्कत हो रही है आप उनमें अच्छा कर सके। तो देखिएगा 10वें नंबर सेट का आज पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। देखिएगा एक त्रिभुज का क्वेश्चन है पहला नंबर, और आराम से बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या रहा है कि 85 मीटर और 154 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है कि क्या होगा। 85, 85, 85, 85 और 154, ये आपको साइड्स पता है और इन साइड्स का एरिया बताना है। तो सबसे पहला काम करिए कि आपको दिख रहा है, पहले आप ये पहचान लीजिए कि त्रिभुज कौन सा है। देखिए समबाहु त्रिभुज तो बन नहीं रहा है और समकोण त्रिभुज कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बनने से रहा, तो ये बन रहा है विषमबाहु त्रिभुज। आप समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। मैं लगा रहा हूं इसको हीरोज फॉर्मूले से। हीरोज फॉर्मूले से कैसे लगेगा देखिएगा, ये वैसे समद्विबाहु भी है, आइसोसेल्स भी है, तो हीरोज फॉर्मूले से सबसे पहले आप एस निकालेंगे। आसान है, कुछ नहीं करना, आप इन तीनों को जोड़ के आधा करिए तो 85 85 हो जाएगा 170, 170 और 150, ये हो गया 324। 150, 320 और 324 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया आपका 162। एस आ गया। अब आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपका हीरोज फॉर्मूला होता है जिससे आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एस आपको पता चल गया कि 162 है, तो 162 को लिखते टाइम थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 2 इंटू 81 लिख लीजिए। 162 से जैसे ही 85 को घटाया आपने, ये 77 हो गया। फिर आपने 85 को घटाया तो 77 हो गया। फिर आपने जैसे ही 162 को 154 से घटाया तो ये 8 हो गया। आखिरी स्टेप में जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो जब आप देख रहे हैं कि 81 से आप 9 को निकाल लेंगे, माइनस 2 इंटू 8 16, 16 से आपका 4 आ जाएगा बाहर, और 277 है तो उससे 77 बाहर आ गया। तो जैसे ही आपने गुणा किया तो 4 सत्ते 28, यहाँ से लगा 2, 4 सत्ते 28 और 2 कितना हो गया 30, ये आप देखेंगे। और फिर 9 से गुणा करेंगे तो 9 थे 72, 9 थे 27, तो जो आपका एरिया आ गया वो 2772 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन। तो पहले सवाल का मैंने बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि पहले सवाल का जो सही आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन। तो आप भी कोशिश करिए इसी तरीके से। और अगर किसी को आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया पता है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। इसका बहुत आसान होता है, मुझे लगता है कि वो फॉर्मूला कई बार लोग मिस करते हैं, तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल लीजिए, बहुत आसान है। दूसरा देखिएगा, ये देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बनाने की कोशिश करिए। सारे लोग परसेंटेज का क्वेश्चन है। कह रहा है अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। तो अपनी आय का कितना खर्च करता है, 74%। तो अगर ये 100 रुपए कमा रहा है, इसकी आय 100 रुपए है और 74% खर्च कर रहा है, तो इसकी खर्च कितना हो गया 74। तो और इसकी बचत कितनी हो जाएगी, ये हो गई इसका बचत जो हो गई वो हो गया इसकी 26। कह रहा है अपनी आय को 30% बढ़ाता है। तो अगर ये अपनी आय को 30% इंक्रीज करता है तो जो 30% हो जाएगा वो 3 चौको 12, 3 सत्ते से 21 और 1 22। तो ये 3 चौको 12, हाथ से लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, 22.2 इसकी जो खर्च बढ़ा वो 22.2 बढ़ा। और जो इसकी बचत वो 25% बढ़ गई। 25% का मतलब आप 1/4 कर सकते हैं। तो 26 का जैसे ही 1/4 करेंगे, बढ़ रही है तो बढ़ रही है, तो जैसे ही आपने इसको 4 से भाग दिया, 4 छंग 24 और बचा कितना 6.5। ये इसकी खर्च बढ़ी, ये इसकी बचत बढ़ी, तो टोटल जो इसकी आय बढ़ी होगी वो कहीं ना कहीं कितनी बढ़ी होगी, 22 6 28.7%। तो जो उसकी आय बढ़ गई वो कितनी बढ़ गई, 28.7%। ये चौथा ऑप्शन। फिर से कुछ नहीं करिएगा, बहुत आसान। 74 का 30% इनकम बढ़ी, ये बचत बढ़ी, कहीं ना कहीं ये दोनों बढ़े हैं। ये दोनों तभी तो बढ़े हैं जब इनकम बढ़ी होगी। तो टोटल इनकम जो बढ़ी वो कितनी बढ़ी, 28.7%, 28.7%। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 6, ये एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दे रखी है, पहले आप उस मिस्टेक को सही कर लीजिएगा। एक्चुअल मिस्टेक क्या है क्वेश्चन में, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी है यहाँ पे, कि ये दे रखा है कि 6 संख्याओं ए बी सी डी ई एफ का औसत 58 दे रखा है। कह रहा है पहली संख्या ए संख्याओं बी और सी के योग की
यहाँ पे आपको मिलेगा बी और सी के योग की 2/5 है। बी और सी के योग की 2/5 है, इसको सही करिएगा, ये हो जाएगा बी और सी के योग की 2/5 है ना। एक यहाँ पे 2/5 ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको सही करिएगा। और संख्याओं डी ई एफ के योग का यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/4 के बराबर है। 3/4 के बराबर है, यहां से सही करिएगा। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा और बी और सी के योग का मान निकालना है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करे दे रहा हूं, सही करके करिएगा इसको कि ए बी सी डी ई एफ का औसत 58 दे रखा है। यदि पहली संख्या ए संख्याओं बी और सी के योग का 2/5 है और आपसे कह रहा है संख्याओं डी ई एफ के योग का 3/4 के बराबर है, तो बी और सी के योग का योग बताना है। तो देखिए सवाल को अटेम्प्ट कैसे करेंगे आप वो देखिएगा। आप लोग अटेम्प्ट करना शुरू करिए, मैं उसके बाद आपको सोल्यूशन बता रहा हूं कैसे करेंगे। कह रहा है कि देख लीजिएगा बाद में, कह रहा है ए बी सी डी ई एफ का औसत 58 है। कह रहे हैं पहली संख्या ए संख्याओं बी और सी के योग का 2/5 है, तो ए जो है वो बी और सी के योग का 2/5 है। तो अगर बी और सी का योग 5 हुआ तो ए वहां कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो पहले तो ये ए बी सी का योग आ गया। फिर ए के बारे में बात कर रहे हैं कि डी ई एफ के योग का 3/4 है। डी ई और एफ के योग का कितना है, 3/4 है। 3/4 का मतलब अगर इनका योग 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 3। ये इनका रेशियो बन गया। अगर आपको ये क्वेश्चन सही से हल करना है तो आप क्या करिए, इनका रेशियो क्या करेंगे, मर्ज करना पड़ेगा रेशियो। तो वो रेशियो मर्ज कैसे होगा कि ए को दोनों जगह क्या कर लिया जाए, बराबर कर लिया जाए। तो ए को बराबर करने के लिए क्या किया जाए, ऊपर वाले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर लें। अब हमारा ए दोनों जगह बराबर हो गया। तो जो ए बन गया वो बन गया 6 और जो बी और सी बन गया वो बन गया आपका 15 और जो डी ई एफ बन गया वो कितना बन गया, यहां से आप देखेंगे डी ई और एफ का जो योग बन गया वो बन गया आपका 8। तो यहां से 15, 8, 23, 6, 29 ये आपका बन गया 6 संख्याओं का औसत। अगर 6 संख्याओं का योग 29 योग है और 6 एवरेज निकालना तो 29/6 हो गया। और सवाल से जो एवरेज पता है वो 58 पता है। देखिएगा संख्याओं का योग जो आ रहा है 15, 8, 23, 6, 29 आ रहा है और संख्याएं हैं 6 तो 29/6 इधर से औसत हो गया 29/6 और सवाल से जो औसत पता है वो 58 पता। तो 29 से कम 29, 29 दूना 58। 1 यूनिट का वैल्यू आपको 12 मिल रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 12 मिल रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि बी और सी का योग क्या होगा। तो 15 यूनिट का वैल्यू बनाना है तो 15 × 12 करके आप आसानी से बता सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 180। फोर्थ ऑप्शन, इसका भी जो आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है ए बी और सी के योग का 2/5 है। अगर ए बी और सी के योग का 2/5 है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और फिर अगली लाइन में कह रहा है ए के बारे में ही बात कर रहा है कि डी ई एफ के योग के 3/4 के बराबर है। तो ए जो है वो डी ई एफ के योग का 3/4 है, तो यहां से कर दिया। आपने क्या कर लिया, यहां से इन दोनों के एलसीएम के हिसाब से इसको मान के आराम से सॉल्व कर दिया, है ना। इनको एलसीएम मतलब 2, 3 का एलसीएम 6 है, 6 को ए को 6 बना दिया और पूरा रेशियो मर्ज करके उसके बाद यहां से इन 6 का योग 29 आ गया और औसत 29/6 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 12 हो गया तो हमें देखना है बी और सी का योग, तो 15 यूनिट का वैल्यू, ये आपका आंसर आ गया। तो जो तीसरे का आंसर हुआ वो क्या हो गया, 180। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर देखिए आराम से करने की कोशिश करिए, बहुत प्यारा सवाल है। एक बार में अगर आप सही कर सकते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। क्या कह रहा है, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए से बी तक जाती है और 65 किलोमीटर की चाल से वापस लौट कर आती है। तो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल, देखिए जितनी दूरी गया है उतनी ही दूरी आया है। तो ऐसे केसेस में आप एवरेज स्पीड के लिए 2xy/x+y फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब आपको पता है कि 2xy कितना हो जाएगा, 80 × 65/80 की स्पीड से गया और 65 से आया तो योग कितना हो गया, 145। तो जैसे ही आपने इसको देखा तो 5 से काट दिया, ये हो गया 29। इसको 5 से काटेंगे 13, तो हो गया ये आपका 13 × 8 = 104। 104 का डबल 208, ये 20/80/29। ये आपको इससे इसको डिवाइड करना है, 20/80/29। जैसे ही आप 29 से डिवाइड करेंगे तो ये होता है 30 × 7 = 210, तो 29 × 7 हो जाएगा आपका 203। कितना हो जाएगा, 203। 203 के बाद बचा 5 हो जाएगा ज्यादा तो 50 हो जाएगा। 50 अब जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, 29 एकम 29। तो जो आपका आंसर हो गया वो 71.72। आगे भी आप भाग देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन इसका आंसर 71.72 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा, क्योंकि यहीं तक आपने भाग दिया तो आपको ये मिल गया। तो चौथे का जो आंसर आया वो कौन सा आया, सेकंड ऑप्शन। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कैसे की जा रही है। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्या कह रहा है,
ये देखिए कह रहे हैं 7%, 12% और 5% की 3 क्रमिक छूटें किस एकमात्र छूट के बराबर होंगी। दो चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करें। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है पहले आप दो दो का करके निकाल लें, वो भी एक बहुत बेहतर तरीका होता है। 7%, 12% और 5%, अगर दो दो का करके निकालेंगे तो पहले आपने इन दोनों को उठा लिया। ये दोनों का जो डिस्काउंट होगा 12/7 कितना हो गया 19, और माइनस 12/7 84.84, तो ये आप देखेंगे तो ये हो गया 18.16% का डिस्काउंट। ये 18.16 और ये 5%। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18×5 23.16%, और अगर 23.16 के बाद जब घटाएंगे तो 16×5 80 और 18×5 90, ऐसे करके 5×6 30, हंस लगा 1, 5×1 5 3 8 और 5×8 40, हंस लगा 4, 5×1 5 4 9, 2 अंक पे दशमलव था और 100 से भाग देंगे तो ये हो गया। तो जैसे ही आप भाग इसको घटाएंगे तो जैसे ही 100 से घटाया 80 को तो 20 बचा, यहाँ बचा 15, तो जैसे ही आप 15 पीछे यहाँ से घटाएंगे 15 से तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है 15 बचा, तो अब पीछे से हासिल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है भाई, और 10 में हाँ ये आ गया 2, यहाँ से बचा आपका 22.252%। तो अगर आप इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा 22.252%। एक ये हो गया, 2 से लगा लिया। एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3 के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं तो आपको डिस्काउंट निकालने का क्या करेंगे, आप A प्लस B प्लस C और कर देंगे माइनस का ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 100 ये, और प्लस ABC अपॉन 1000। ये एक फॉर्मूला होता है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिएगा कैसे तेज निकलता है इससे भी, अगर छोटी डिस्काउंट दे रखे हैं तो आप बहुत तेज निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, आपको जो डिस्काउंट के परसेंटेज दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं, 7, 12 और 5। देखिएगा कैसे कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 12 7 19 5 24, 24 माइनस 12 7 84, 12 पंचे 60 और 7 पना 35, ये 84, ये 60 और ये 35, तीनों का अगर जोड़ दिया जाएगा तो 5 4 9 और 8 6 14 3 17 बटे 100, ये हो गया। और प्लस इधर से जो आपका हो जाएगा 12 पंचे 60, 6 7 42, 420 बटे 1000, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0.42। जैसे ही आपने देखा 24.42 उधर से हो रहा है, 0.42 इसके साथ जुड़ जाएगा आके, माइनस 1.79 करना पड़ेगा। ये देखेंगे 12 7 84 84, सॉरी ये यहाँ पे 10,000 होगा, एक जीरो और होगा, ये हो जाएगा आपका 0.042, ये हो जाएगा आपका 0.042, 24.042, तो ये हो जाएगा आपका 24.042, और माइनस आपको घटाना कितना है 1.79। तो जैसे ही आपने घटाया तो ये 2 आ गया, 14 में 9 गया 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ पे बचा 3, तो यहाँ से भी जो आ गया वो कितना आ गया 22.25। तो आप चाहें तो पहले वाले तरीके से लगा लें, दो दो का करके, चाहे तो आप ये एक फॉर्मूला मैंने बताया है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, आप इसको याद रख सकते हैं, इससे निकाल लीजिए, है ना। ये भी कहीं ना कहीं इसी से निकाल के बनाया गया है, तो आप दो का करके निकाल लीजिए, या एक बार डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लीजिए, आप जिससे कंफर्टेबल है उससे करें। मैंने एक तरीका सिखाया आपको 3 वाला। चल रहे हैं आगे, छठे नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि छठा नंबर क्या दे रखा है। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अभी थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं क्योंकि बताते बच्चे ये कहते हैं कि इसमें साइन देखने में थोड़ी सी समस्या होती है बच्चों को, तो इस वजह से मैं थोड़े से साइन को जूम कर दे रहा हूं। तो ये देखिएगा, इसको करने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बॉड मास का इस्तेमाल करिए। तो देखिए मैं हल कर रहा हूं, कह रहा है 1/4 और 3/4, 1/4 डिवाइड 3/4, है ना। बॉड मास में सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया जाएगा, तो ये देखा 4 एकम 4 1 5/4, और ऑफ लगा हुआ है 2/5 ये, और इसके बाद दे रखा है डिवाइड, ये दे रखा है 3/4, और डिवाइड दे रखा है 1 होल 2/3, 3 एकम 3 2 5/3 इंटू 4/5, ऑफ 4/5 कर दीजिए ना, मतलब इंटू ही होगा लेकिन बाद में करेंगे उसको। और इसको हल कर देते हैं कि ये हो जाएगा 1/8 और 1/2 माइनस 1/8, क्योंकि वो एक ही स्टेप है तो वही हल कर दे रहे हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ से सॉल्विंग करते हैं इसकी, ये यहाँ पे लगाया सॉरी इंटू, इसको सही कर लीजिएगा, ये इंटू लगाया नहीं तो फिर गलत हो जाएगा।
इंटू, ठीक है, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 5 से 5 खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब आप इसको जैसे सॉल्व करेंगे 1/4 इंटू 3/4 इंटू ये हो जाएगा 2/1। तो जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बचा 3/8, इससे बचा 3/8। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 खत्म, 4/3। अगर 4/3 है और ये 3/4 है तो जैसे ही ये पलट जाएगा तो ये 9/16 हो गया, इंटू कितना आ जाएगा ये 16/9, 16/9। और वहां से जैसे ही आप देखेंगे तो बीच में माइनस लगा हुआ है, यहाँ से आएगा 8, एलसीएम आया तो ये 3/8 ही हो गया। जैसे ही आपने यहाँ से काटा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 2/3 माइनस 3/8, 2/3 माइनस 3/8 को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 8 3 24, 3 8 दूनी 16 माइनस ये 9, तो ये कितना आ गया 7/24। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वही आपका आंसर हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। छठे नंबर का आंसर सेकंड ऑप्शन। चलते हैं 7वें नंबर पे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। एक एक करके आप आराम से क्वेश्चन को करते जाइए, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेंदी क्वेश्चन नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। चलिए ये देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर कह रहा है किसी सेल में इत्र विक्रय मूल्य के 25% के छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल इत्र का मूल्य 6,873 रुपए है तो इत्र मूल्य का विक्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा है जो सेल है वो सेलिंग प्राइस पे भी डिस्काउंट है, कि जो इसका सेलिंग प्राइस था उसके पे डिस्काउंट दे रहा है और सेलिंग प्राइस पे 25% का डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस अगर 4 होगा तो उसका डिस्काउंट के बाद जो न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3। और इस 3 का वैल्यू सवाल में पता है, 3 का वैल्यू कितना पता है 6873। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 29 और ये 2291। तो इसका जो शुरुआती रेट रहा होगा 4 एकम 4, 4 9 36, 3 22 चौका 88 और 3 91। तो शुरुआती जो सेलिंग प्राइस रहा होगा इस इत्र का वो रहा होगा 9164। देखिए सेल में क्या कह रहा है, जो सेलिंग प्राइस है उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है जो अब न्यू सेलिंग प्राइस आ गया होगा, क्योंकि सेल चल रही है। तो 4 रुपए की चीज नए डिस्काउंट के बाद 3 की बेची जा रही है, इस 3 का वैल्यू हमको पता है और 4 का वैल्यू हमने निकाल लिया। चलते हैं बढ़िया अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन पे देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ के बनाने की कोशिश करिएगा, एक एक करके क्वेश्चन करते जाइए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप कंटिन्यूअस इन पे काम करते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि उनको जो जो मॉक दे रहे हैं, मैं बराबर अपने बच्चों से बोल रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट डेली एक देते रहिए। इनके अलावा डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए, उस पर एनालिसिस कीजिए, उस पर काम कीजिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप सिलेक्शन से बहुत दूर है। अभी जितने भी दिन बचे हैं कोशिश करिए कि दिन में एक मॉक तो कम से कम दे ही। और अगर कोई एक बहुत आसानी से दे रहा है तो कोशिश करें कि आप 2 मॉक टेस्ट दे। मॉक टेस्ट देने के साथ साथ एनालिसिस करें और उस एनालिसिस में ये जरूर देखें कि वो कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो एक्चुअल बार बार किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जिस टॉपिक के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं तो कोशिश करें कि उन टॉपिक्स पे काम करें। उन टॉपिक्स पे काम करेंगे तो इससे ये होगा कि जो टॉपिक्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो आगे वो गलत होना बंद हो जाएंगे। तो कंटिन्यूअस काम करते रहिए, बिन काम के सिलेक्शन नहीं होना। और जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि 2023-24 स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है ना। तो देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 4 वर्षों में 12,740 रुपए, 4 वर्षों में 12,740 रुपए। तो ये 4 वर्षों का अमाउंट पता है कि कितना हो जा रहा है 12,740 रुपए। और कह रहा है 7.5 वर्षों में 15,000, 7.5 वर्षों में ये धनराशि अमाउंट जो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 15,925 रुपए, ऐसे करके। अब आपको ये बताना है कि वो ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है और धनराशि ज्ञात करनी, तो मूलधन और दोनों चीजें ज्ञात करनी। तो देखिए एक्चुअल यहाँ पे 3.5 साल का इंटरेस्ट जो पता है वो कितना पता है। देखिए अगर अमाउंट्स का अंतर करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, ये 5 और ये आपको दे रखा है 12,740। तो इसको जैसे ही घटाएंगे 5, 12 में 4 घटाया तो ये आ गया 8, यहाँ पे बचा आपका 8, 8 में 7 गया 1 और 15 में 2 गया 3। अब ये 3.5 साल का ब्याज है, 3.5 मतलब 7/2। तो जैसे ही आपने इसको काटा तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 बचा 3, 7 पना 35, 7 पना 35।
ये हो गया आपका 1 साल का ब्याज, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 11, 2 चौको 8, 1 9। देखिए मैं कैलकुलेशन बहुत स्लो कर रहा हूं, तो कोशिश करें सारे लोग कि आप लोग कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करें। मेरे पास कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि आप सर कैलकुलेशन बहुत तेज कर देते हैं, वो मुझे समझने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से कैलकुलेशन को मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जीडी का पेपर देना है, फिर भी आप स्पीड का ध्यान रखें, है ना, क्योंकि 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने हैं, अगर जरा सा भी टाइम का ऊपर नीचे हुआ तो वहां पे मिस्टेक होती है। यहाँ पे 1 साल का ब्याज 910 आ गया, तो 4 साल का कितना आएगा देखिएगा, 0, 4 एकम 4 और 4 नम 36। अगर हम 4 साल के अमाउंट में 4 साल का ब्याज घटा देते तो हमको मिल जाता है मूलधन। तो जैसे ही आपने घटाया तो आप देख पा रहे हैं कि मूलधन आपको मिल गया 9,100 रुपए, है ना। देखेंगे 0 साथ में 6 गया, 9,100 रुपए, और 1 साल का ब्याज आपको पता है 910 रुपए, ये मिल गया आपको मूलधन मिल गया। तो ब्याज की दर जो आप देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं 10%। तो जो पहला ऑप्शन है यही आपका आंसर हो गया, 9,100 रुपए मूलधन, 9100 रुपए मूलधन और 10% ब्याज की दर। तो 8वें सवाल का जो आंसर आया वो पहला ऑप्शन। और ये जो टाइप है सवाल का, मैं कंटिन्यूअस 4 सेट से देख रहा हूं कि हर सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो कोशिश करें ऐसे टाइप्स पे बहुत अच्छे से काम करके जाए। अभी आप जीडी का पढ़ रहे हैं, आप सीजीएल का पेपर नहीं दे रहे हैं, तो उतना पढ़ें जितने से आपका सिलेक्शन होना है, ओवरडोज ना लें, कोशिश करें। चलिए देखिएगा, और इतना कम भी ना पढ़ के जाएं कि आप एकदम हल्का हल्का पढ़ के चले जाओ और वहां पे आपको एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल जाए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3,000 रुपए की धनराशि को अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 20% ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत प्यारा सवाल, कह रहे 3,000 रुपए आपको दे रखा है, जो आपको ये मूलधन पता है, 20% वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है, तो जो लोग अर्धवार्षिक देखेंगे वो 10% हो जाएगी। देखिएगा मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, 10% हाफ ईयरली हो जाएगी, क्योंकि आपको जो सवाल में दे रखी है वो 20% वार्षिक दे रखी है। अब 3 वर्षों की बात करा तो 3 वर्ष में जो निकल के आएंगे वो 6 छमाही निकल के आएंगी, तो इसका जो प्रोसेस करना पड़ेगा वो 6 बार करना पड़ेगा। फिर भी आप पूरा 6 बार ना करें तब भी अप्रोक्सीमेट तो जाना ही पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूं कि कैसे करना। जैसे ही आपने देखा 3,000 का 10%, तो देखिए 300 को 6 बार लिखना पड़ेगा आपको। एक ये तरीका है जो बच्चों को काफी पता है ट्रायंगल मेथड से। तो देखिए 3 2 5 और 1 6 बार। ये देखिए अब 300 का 10% देखेंगे तो 30 रुपए ब्याज, 600 का 10% देखेंगे तो 60, 900 का 10% देखेंगे तो 90, ये 120 और 150। देखते जाइएगा कि कैसे कर रहे हैं। अभी ब्याज पे ब्याज देखेंगे तो 30 का 10% 30, 90 का 10% ये 9, ये 9 6 15 18, यहाँ से 18, ये 300 का 10% ये 30 रुपए। अब आप इसके बाद देखेंगे तो सब पॉइंट में जाएगा कि 3 रुपए का 10% देखेंगे तो आएगा 30 पैसे। अब यहाँ पे 9 3 12 रुपए का 10% देखेंगे तो 1 रुपए 20 पैसे, यहां से 3 रुपए आ जाएगा। और देखेंगे तो और भी आगे आएगा, लेकिन अब आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें काफी डिस्टेंस दे रखी है, तो अगर आप इतना जोड़ेंगे तो वहां से आप आंसर देख पाएंगे। ये हो गया आपका 1,800 रुपए, 1,800 रुपए ये हो गया। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 150 और 150, ये 300 आपका ये हो गया, और 150 ये जोड़ेंगे तो ये 450 रुपए तो आपका ये बन गया। 450, देखिए 2,250 रुपए तो यहीं से देखने को मिल गया। और देखेंगे तो 30 3 18 9 27 3 30 30 60 ही हो गया। तो अब 60 के बाद 4 रुपए ये हो गए, लगभग 4 रुपए 20 पैसे। अभी और भी जोड़ेंगे तो 1,800 4 2,250, 2,250 और 60 हो गया आपका 2250, ये 2,310, 2,310 के बाद 4 रुपए ये हो गए। अभी आप आगे जोड़ेंगे तो और आपको देखने को मिलेगा, तो जो आपका आंसर हो गया 2,310 के बाद 4, ये 2,314, तो लगभग 2,315 रुपए के आसपास आएगा अगर आप और आगे करने जाएंगे। ये रेयर क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरीके से करिए, आप आसानी से कर सकते हैं। आप ना 11 की पावर 6 कर पाएंगे, और भी दूसरे भी तरीके लगाएंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। या तो नेट चेन से लगाइए, फिर नेट चेन से किया जा सकता है इस सवाल को। तो ये बात ध्यान रखिए कि कैसे करेंगे आप। 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वें का जो आंसर आया वो 2,315 रुपए आया। चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 10वें पे ध्यान दीजिएगा कि 10वां नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। ऐसे सवालों पे भी बहुत काम करें। कह रहा है कि सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर, और सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर, और शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 350 रुपए का लाभ हुआ तो ये बताना है सामान का वास्तविक मूल्य। 15% हिस्से की बात की जाए तो 15% हिस्सा जो होता है वो होता है आपका 3/20। 3/20 मतलब 20 में से जो 3 हिस्सा है वो बेचा गया है आपका 15% लाभ पे। सॉरी 1 मिनट, यहां से समझ लीजिएगा, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा बेचा गया है 15% के प्रॉफिट पे। ठीक है, ये कह रहा है 1/3 हिस्सा 15% के प्रॉफिट पे।
25% हिस्सा, मतलब 25% का मतलब 1/4 हिस्सा बेचा गया है 25% के प्रॉफिट पे। और आगे देखिएगा, और आपसे कह रहा है शेष सामान 10%, शेष जितना बचा उसको सबको बेच दिया गया उठा के 10% के लॉस पे, ये आपको दे रखा है। और ओवरऑल 350 रुपए का लाभ हुआ, ये बाद में देखेंगे। तो एक काम करते हैं, इसमें मैंने मान लिया कि 3 4 12 टोटल वस्तुएं 12 हैं, 12 का 1/3 वस्तुएं, 4 वस्तुएं बेची गई 15% के प्रॉफिट पे, तो 4 इंटू ये 15% कर लीजिए प्लस का, प्लस 1/4 चीजें, तो 12 का 1/4, 3 चीजें 25% के प्रॉफिट पे, तो इंटू 25 कर लीजिए। 4 3 7 चीजें हो गई, बची कितनी चीजें, ये जो 5 चीजें बची हैं 10% के लॉस पे, तो ये कर दिया। 15 चौको 60 और 25 तें 75, 60 और 75 को जोड़ेंगे तो 135, और उसमें से 50 क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। फिर से देखिएगा कि यहां से 15 चौको 60 और 25 तें 75, 60 और 75 को जोड़ा तो 135, और 135 में से आपने जैसे ही 50 कम कर दिया तो ये आ गया 85। अब आप देख रहे हैं कि 85 का फायदा हो रहा है बटे 12 वस्तुएं पे, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट आया वो 85/12 का आया, जिसकी वैल्यू आपको सवाल में 350 पता है। तो आपको ये देखना है, हाँ आपको ये देखना है कि अब वास्तविक मूल्य बताना सवाल का। तो यहां से हल कर लीजिए इसको। अगर ये हल हो रहा है तो मेरे हिसाब से कहीं से कैलकुलेशन गलत हो रहा है क्या इसका, देखिए जरा। 15 चौको 60 और 25 तें 75, ठीक है भाई, 12 4 3 7 5 12, 25% हिस्सा 20%, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 20%, 25% जो हिस्सा है ये 20% के लाभ पे है, तो ये आपका 20% के लाभ पे, इसको सही करिएगा। तो ये हो जाएगा 15 चौको 60 और 60 कितना हो गया 120, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा इसको। 60 और 60 120, और 120 में 50 घटा देंगे तो इसको 70% का फायदा हुआ 12 चीजों पे। तो इसका वैल्यू हमको टोटल प्रॉफिट पता चल गया 350, तो 70 से काट दिया, 7 पना 35, 12 पंचे 60, एक यूनिट का वैल्यू आ गया, ये हो गया आपका 600। तो 100 यूनिट का वैल्यू देखेंगे, एक यूनिट का वैल्यू आएगा 60, एक यूनिट का वैल्यू, बार बार मिस्टेक हो रही है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, एक यूनिट का वैल्यू 60 हो गया। तो आप 100 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से देख लीजिएगा कि 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू हो गया 60, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो गया 6000 रुपए। तो उसका जो सीपी हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जो वास्तविक मूल्य हो जाएगा वो 6000। एक बार रिपीट करके समझा देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। आपको पता है कि 1/3 चीजें जो है वो 15% प्रॉफिट पे, 1/4 चीजें 20% प्रॉफिट पे, और शेष चीजें 10% लॉस पे। तो ऐसे केसेस में हमने मान लिया कि टोटल चीजें थी मेरे पास 12, 12 का 1/3 4 चीजें 15% के प्रॉफिट पे, 12 का 1/4 3 चीजें 20% के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट है तो प्लस साइन ले रहे हैं, और बची हुई 5 चीजें 10% के लॉस पे। तो ओवरऑल 70 का प्रॉफिट हो रहा है 12 चीजों पे, तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 70/12, जिसका वैल्यू हमको 350 पता है, और एक यूनिट का वैल्यू 60 आया, तो 100 यूनिट का वैल्यू 6000। तो सामान का जो वास्तविक मूल्य हो गया वो कितना हो गया 6000। तो हो गया ये 6000। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 11 नंबर देखिएगा कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है किसी बस की चाल ठहराव के समय जो आपको दे रखी है, कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर ठहराव के समय को हटा दे तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको यह बताना है कि बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी और 42 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है, तो बस की जो गति कम हुई है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे कम हुई है, और इसकी जो गति थी वो थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब आपको बताना है कि बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकी। तो अगर प्रति घंटे कितने, एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकी, तो बस जो रुकी है हर घंटे वो रुक रही है 18 मिनट के लिए। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 42 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे कम हुई, मतलब एक घंटे में 18 किलोमीटर की स्पीड कम हुई, तो 18 मिनट रुकी होगी, 18 मिनट रुकी होगी, इस वजह से 18 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई। तो ऐसे देखा कि 18 कम हुई है, जो उसकी जो वास्तविक चाल है उसको नीचे लिख दीजिए, और उसके बाद पूछ रहा है एक घंटे में कितनी देर के लिए रुकी, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितनी मिनट के लिए रुकी, 18 मिनट के लिए। फिर से इस तरीके के सवाल कभी भी आए तो याद रखिएगा कि रुकने की वजह से जो स्पीड का कम हुआ है उसको आप ऊपर रखिएगा, नीचे वास्तविक चाल इनटू जितनी देर के लिए, प्रति घंटे पूछ रहा है तो 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रति 2 घंटे पूछा जाए तो 120 का मल्टीप्लाई करिए, प्रति 5 घंटे पूछा जाए तो 300 का मल्टीप्लाई करिए। ये इसका सही आंसर हो गया। 11 के बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिएगा ये एक बहुत बढ़िया सवाल, आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ के करने की कोशिश करिए। बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है कि आपको बताना है कि 3073, ये एक नंबर दे रखा है 3073, और एक दे रखा है 1756, और दे रखा है 4829। कह रहा है कि इनका HCF x है,
तो कह रहा है x के अंकों का गुणनफल कितना होगा। तो HCF निकालना तो आप क्या करिए, इसका डबल कर दीजिए। जैसे ही आपने डबल किया इसका, तो 2 छंग 12, हाथ से लगा 1, 2 पंचे 10, 1 11 और 17 दूनी 34 और 1 35। जैसे ही आपने इसका अंतर किया तो 12 में 3 गया 9, और यहाँ पे 12 में 3 गया 9, 10 में 7 गया 3, ये हो गया आपका 4, 439। तो देखिए क्या 439 से ये सब कट रहे हैं। तो ये दिख रहा है मुझे 7 नेम 63 बचा 6 7 नेम 63, हंसलेगा 6 7 21 6 27, ये कट रहा है। इसको देखेंगे तो ये आपका 4 बार में कट रहा है, ठीक है भाई, और ये आपका कट रहा है 11 बार में, ठीक है। ये सारे कट रहे हैं 439 से, तो जो इसका x का वैल्यू आ गया वो 439 आ गया। अगर x का वैल्यू 439 आ गया तो इनके अंकों का गुणनफल चाहते हैं 12 9 108, तो जो इसका आंसर हो गया वो 108। 12 नंबर का जो सही आंसर होगा वो 108। कुछ मत करिए, HCF निकाल के जो आंसर आया उसको डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना है आपस में, 4 3 12 9 108, तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 108। ये हो गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 13वें नंबर पे। देखिएगा आसान सा एक और सवाल 13 नंबर, पढ़ के बहुत आसानी से बनाने की कोशिश करते जाइए। कह रहा है 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं और 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करती हैं। तो 15 लड़के किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं, और 12 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में पूरा करती हैं, 15 दिन में पूरा करती हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो कह रहा है कि 15 लड़के और 12 लड़कियां मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी। चलिए भाई, ये आपसे पूछा गया है, तो क्या करते हैं, यहां से इसको सॉल्व करके इसकी क्षमताएं बना लेते हैं। तो 15 से 15 खत्म, यहां से काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, तो एक लड़के की क्षमता एफिशिएंसी जो आ गई वो 6 और एक लड़की की एफिशिएंसी जो आई वो 5 आ गई, है ना। ये इसकी एफिशिएंसीज आ गई। एफिशिएंसीज का रेशियो हो गया 6:5। अब इनमें से किसी भी एफिशिएंसी को उठा के रख देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 15 और 22 की एफिशिएंसी 6 है, इंटू 6 इंटू कितना कर दीजिए 10, और ये जो काम करवाना है वो हमें करवाना है इन लोगों से। तो एक लड़के की एफिशिएंसी अगर 6 है तो 15 की कितनी हो जाएगी 90, एक लड़की की एफिशिएंसी 5 है तो 12 की कितनी हो जाएगी 60। तो हमको जो वर्क करवाना है तो टोटल एफिशिएंसी होगी 150 और टोटल वर्क है 15 इंटू 60, 6 इंटू 10। यहाँ से 0 से ये खत्म और 15 से 15 खत्म, तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा, जो आंसर आया वो 6 दिन में। कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 6 दिन में। ये सवाल को करने का बेहतर तरीका, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 13 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 14 नंबर की तरफ। देखिए आसान क्वेश्चन है, एक बार में समझने लायक है, ऐसा कुछ कठिन है नहीं कि आपको दिक्कत हो। ये देखिए 14 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, ध्यान से समझ के करने की कोशिश करिए। कि आपको बहुत सीधा सा दे रखा है ना, ऑफ दे रखा है एक दो जगह, बाकी कुछ करना नहीं है। तो आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे होना है ये सवाल, है ना। जो लोग नहीं कर पाएंगे वो लोग तो बहुत अच्छे से समझे। आप बॉडमास का सही इस्तेमाल करिए, ये क्वेश्चन कभी नहीं गलत होते हैं। 8 - 6 डिवाइड 3 और फिर सारे ब्रैकेट बंद कर दिए गए। ये देखिए, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि हमने यहां से दे दिया कि 3 से डिवाइड किया, 3 दूना 6, 2 और 8 में 2 घटा दिया, तो ये पूरा ओवरऑल कितना आ गया 6। अब आप जैसे यहां तक 6 रखिएगा क्योंकि उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 और 8 में 8 से भाग दिया तो ये हो गया 1 और फाइनली बचा 1 माइनस का 6। 1 माइनस का 6 और बाहर ब्रैकेट में 3 प्लस चल रहा है ऐसे करके। तो जैसे ही 1 में 6 घटाया -5 और 3 में जैसे ही आप -5 घटाएंगे तो माइनस का 2 और बाहर चल रहा है 12। माइनस का 2 ब्रैकेट से माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो 12 और 2 कितना आ गया 14। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन। इस सवाल का जो सही आंसर बनेगा वो कौन सा ऑप्शन बनेगा, थर्ड ऑप्शन। आंसर क्या आएगा 14। देखिए बहुत आसान है, आसानी से करिए। बॉडमास का ध्यान रखिए, अगर आपने किसी साइन का गलत यूज किया तो आप वहीं से सवाल, जैसे यहां पे सपोज करिए कि आपने 6 निकाल लिया, अब आपने पहले 8 में 6 घटा दिया 2 और उसके बाद आपने सवाल हल किया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। पहले मैंने हल किया है 4 ऑफ 2, 8, फिर 8 से 8 को डिवाइड किया 1, उसके बाद मैंने घटाया है। तो वो ये जो बॉडमास का रूल है उसको जरूर याद रखिए, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 15। देखिए 14वें का आंसर भी 14 है। 15 नंबर क्वेश्चन ये देखिए एक बहुत प्यारा सवाल, जिसको पहले मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि इस सवाल को आप और कैसे कर सकते थे। कह रहा है 7 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, कह रहा है 10, 15, 20, 24 और 30, इनको भाग देने पर 6, 11, 16, 20 और 26 ये शेषफल बचे, ये रिमाइंडर बचे, ये रिमाइंडर बचने। ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा सेम होगा सबका, ये बात याद रखिए। सबसे रिमाइंडर जो आ रहा है वो आ रहा है 4। और अगर आपको बतानी है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो पहले आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो उसका जाहिर सी बात है
अगर आप एलसीएम लेने जाएंगे तो यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहां से आप जब एलसीएम लेंगे तो 2 का मैक्सिमम पावर देखेंगे वो मिल रहा है आपको 8, 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है आपको यहां से 5 देखने को, और तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि जो आपको मिल रहा है। तो यहाँ इनका एलसीएम आ गया 8 24 पंचे 120। अब आपको बतानी है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आप इसको लिखेंगे ऐसे करके 4 5 6 7 बार, और आप करेंगे 12 8 96, यहां से भाग देना शुरू करेंगे तो 960 बचा 39 399, तो ये 12 3 36 360 39, ये प्रोसेस काफी बार होगा। आखिरी बार तक भी ये 339 जाएगा, और 3 बार जब आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 360, और 39 आप फाइनली इसमें से उठा के घटाएंगे। 39 जब आप घटाएंगे तो ये बन जाएगा 9999 और 9 और 60। ये अभी जितना शेषफल बचना था ये आप उठा के घटाएंगे तो -4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 9999 और 956। ये सवाल का आंसर हुआ। तो इस सवाल का जो आंसर हुआ वो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। एक तरीका था ये सवाल को करने का। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दूसरा तरीका क्या यूज करना है आपको इस सवाल को करने के लिए। देखिएगा, बिना पेन चलाए आप इस सवाल को कितने आसानी से कर सकते हैं, ध्यान लगाइएगा, ध्यान से समझिएगा। ये था पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने लायक नहीं है सवाल। देखिएगा कि अगर हम आपसे ये कह दें इस सवाल में कि इन नंबर्स का जो एलसीएम आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, क्योंकि 20 भी है 30 भी है, तो जो एलसीएम आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, तो जो इसकी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आएगी उसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा, और इन सबका अंतर 4 4 है, तो अगर यूनिट डिजिट 0 में से 4 घटाएंगे तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट होगा 6। तो ये आंसर और ये आंसर तो ऐसे ही नहीं होने, क्योंकि यूनिट डिजिट होना चाहिए 6। चलिए ठीक है भाई, यूनिट डिजिट अगर 6 होना चाहिए तो अब ये बचा और ये बचा, ये 2 संख्याएं बची जिनके यूनिट डिजिट 6 होंगे। अब आप यहां से ध्यान दीजिए कि हमने इसमें 4 जोड़ दिया और इसमें 4 जोड़ दिया, तो अब ये संख्याएं बन गई वो संख्याएं जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होना चाहिए, और ये 76 4 हो रही है 80। देखिए ये 9 9 9 9 9 ये सब 3 से कट गए, क्या ये 80 3 से कटेगा? तो ये संख्या पूरी पूरी 3 से कट ही नहीं रही है, तो ये आंसर कैसे हो सकती है? देखिए ये समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। 56 4 60, देखिए ये पूरी संख्या 60, ये 10 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 20 से, 24 से, 30 से, सबसे पूरी पूरी कटेगी। जब लेकिन जो आपने ये संख्या देखी है, ये संख्या 80, देखिए 3 से ही नहीं कट रही तो 24 से कहां से कटेगी मेरे भाई? तो ये तीसरा ऑप्शन तो होना ही नहीं है। यही आपको दिमाग लगाना है कि कितने आसानी से आप बिना पेन चलाए, ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही नहीं होने, इन दोनों में से एक ऑप्शन होना है, और कौन सा ऑप्शन होना है वो आपने बहुत आसानी से मैंने बताया कि किस बिहाव पे इन दोनों में से एक ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। तो चाहिए तो पूरा तरीका करिए, चाहिए तो जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है वो यूज करिए। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल को पार करने में 42 सेकंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई बताइए। देखिए कितना आसान सवाल है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, क्योंकि जो टाइम पता है वो आपको पता है। तो दूरी बराबर अगर कभी आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चाल इंटू समय। आप देख लीजिए कि पहले इसने टोटल दूरी जो तय की है वो कितनी की है, चाल ये हो गई, और समय देखिए पुल तो नहीं चल रहा है, चलेगी तो सिर्फ ट्रेन। तो यहां से हल किया, 6 3 18 6 7 42, 3 से काटा ये 20, 20 पंचे 100, 100 इंटू 7 किया तो ये 700। तो टोटल 42 सेकंड में जो उसने लंबाई चली वो 700 मीटर चली। इस 700 मीटर में 253 मीटर लंबाई है ट्रेन की, 253 मीटर ट्रेन की लंबाई है, तो बची हुई जो लंबाई है वो पुल की लंबाई होगी। तो 10 में 3 गया 7, यहाँ पे 9 में 5 गया 4, यहाँ पे बचा आपका 6, 6 में 2 गया 4, तो जो आपकी लंबाई आ गई पुल की वो 447 मीटर। तो पुल की जो लंबाई आ गई वो 447 मीटर। आप देख लीजिए इतनी देर में 700 मीटर गया, उस 700 मीटर में से 253 मीटर की हो गई वो ट्रेन हो गई, तो जो बची हुई हो गई वो सारी किसकी हो गई, पुल की लंबाई हो गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 पे चल रहे हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है 2 धनात्मक संख्याएं 7:4 के अनुपात में। देखिए बहुत आसान सवाल, कह रहा है 2 धनात्मक संख्याएं 7:4 के अनुपात में, और इनके वर्गों का अंतर 297। तो देखिए एक गलती आप मत करिएगा कि कई बार बच्चे कर देते हैं, जब कभी वर्गों का अंतर, घनों का अंतर, ये सब चीजें दी जाए तो आप अननोन ले लिया करिए, और अगर अननोन नहीं ले रहे हैं तो ये बात याद रखिए कि 1 यूनिट का वैल्यू निकालते टाइम वर्गमूल जरूर करें। खैर मैं अननोन लेके ही बता रहा हूं आपको कि एक संख्या मैंने 7 के ले ली और दूसरी 4 के ले ली। अब इनके क्या पता है वर्गों के बीच का अंतर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। 49 में से जैसे ही आपने 16 घटाया तो ये बचा आपका
33 के स्क्वायर का वैल्यू आ गया 297। तो जैसे ही आपने काटा तो ये हो गया 9 बार में पूरा पूरा खत्म। तो 9 तें 27, 9 तें 27, 2 29, तो के का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 3। अब आपसे पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल। तो 7 4 11 के का वैल्यू पूछ रहा है 11 और के का वैल्यू आ गया 3। तो जो आंसर आ गया 11 तें 33, इसका आंसर कितना आ गया 11 तें 33। यही इस सवाल का आंसर हो गया। बस छोटा सा दिमाग लगाइए कि आपने अननोन क्यों लिया, क्योंकि अगर आप यहां से 7 और 4 के स्क्वायर का अंतर कर देते तो वो 1 यूनिट का वैल्यू 9 आ जाता, और 1 यूनिट का वैल्यू 9 आ जाता तो फिर आपका सवाल हो जाता गलत। तो जब आप या तो पहले आप वर्गमूल ले लेते, इतना दिमाग में रखें, और दिमाग में नहीं रख सकते तो एक एक अननोन उठा के रख लीजिए, उससे बहुत आसान हो जाता है ये। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति टेलीविजन 18,400 रुपए में बेचने पर 8% की हानि हुई, 5% लाभ अर्जित करने के लिए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। कह रहा है कि 18,400 रुपए में बेचने पर 8% की हानि हुई। कह रहा है 5% लाभ अर्जित करने के लिए टेलीविजन को किस मूल्य पे। 8% हानि मतलब 92 और 5% लाभ मतलब 105। तो अब आपको ये वाला सेलिंग प्राइस पता है 92 वाला 18,400, इसका डबल करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये 200 हो गया। आपको 105 यूनिट का वैल्यू बताना, तो 105 का डबल हो गया 210, और 2 जीरो उठा के और लगा दीजिए तो जो हो जाएगा इसका आंसर वो कितना हो गया 21,000 रुपए। तो टेलीविजन को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 21,000 रुपए। ये हो गया 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं 19 नंबर पे। बहुत आराम से एक एक सवाल पढ़ के बनाते जाइए, कुछ कठिन है ही नहीं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। इतने आसान क्वेश्चन अगर आप सही से करेंगे तो वे 20 क्वेश्चन में आपको 15-16 मिनट से ज्यादा तो कभी लगने ही नहीं है। कह रहा है एक वर्ष पूर्व ए और बी की आय का अनुपात 4:1। ये एक वर्ष पूर्व की अनुपात है आय का 1 ईयर एगो, है ना। एक वर्ष पूर्व उनकी आय का अनुपात था 4:3, और 7 वर्ष बाद, है ना, आफ्टर 7 ईयर जो इनकी एज का रेशियो है वो आपको कितना पता है 9:7। तो देखिए इनके बीच की जो एज का डिफरेंस है वो 8 साल का है, तो नीचे लिख लीजिए 8 और 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, बी की वर्तमान आयु पूछ रहे, निकल आएगा 4 सत्ते 28 और 3 नियम 27, यहां से अंतर आया 1 का। 9 अट्ठे 72 और 7 अट्ठे 56, 72 और ये आ गया 16, तो ये हो गया 16 चौको 64 और 16 तें 48। बी की 1 साल पहले एज अगर 48 थी तो बी की जो वर्तमान एज रही होगी वो रही होगी 49। 1 साल पहले बी 48 वर्ष की का था या 48 वर्ष की थी, तो अब वर्तमान एज कितनी होगी, तो 49 वर्ष। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए, रेशियो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी की भी एज कभी की भी बता सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बढ़िया है, अगर इंतर बीच का सेम है या अलग अलग है, दोनों में से कोई भी कुछ भी दे रखा है आप इसी से करिए। कह रहा है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए। देखिए बहुत बहुत ही हल्का क्वेश्चन, मतलब एकदम आसान क्वेश्चन कि आप इसको बिना पेन चलाए ही करें तो बेहतर है। 40% सेब थे, बेच दिए, तो अब उसके पास 60%, तो 60% का वैल्यू अगर 540 बचा तो 1% का वैल्यू हो गया 9, तो 100% का वैल्यू हो गया 900। देखिए मैं अलग से भी बताए दे रहा हूं, नहीं कुछ लोगों को दिक्कत हो जाए। 60% का वैल्यू पता है 540, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 9, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 900। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको तो पेन भी नहीं चलाओ, ऐसे ही बताओ भैया 40% सेब बेच दिए तो बच्चे 60%, 60% का वैल्यू पता है 100 का बताओ। ये सवाल गलत हो जाए तो भैया आपका फिर पेपर देना बेकार, छोड़ दीजिए भैया, कुछ और देख लीजिए, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे तो फिर आपका हो गया सिलेक्शन, है ना। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 846 रुपए में एक गिटार बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है। 8%, 6% की हानि मतलब 94, और लाभ कितना उठाना है 8%, तो 108। तो कह रहा है 846 में, तो ये वाला वैल्यू आपको पता है 846। अब यहां से इसको हल कर लीजिए, कि हल करेंगे तो ये आपका कितनी बार में जाएगा, अभी काटेंगे तो ये 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए रीमा को गिटार किस मूल्य पर बेचना होगा। तो 6% की हानि 94, अगर 94 से इसको आप काटने जाएंगे तो 47 से काटते हैं भाई, 47 से ये 2 टाइम्स, और इसको 47 से काटेंगे तो एक बार गया, और 470, 470 का डबल होगा 940, तो 47 बन जा 47, और 47 से 8 टाइम्स जाएगा, 18 सत्ते 126, और तुम्हारा हो गया बचा 12, 18 एकम 18 चौको 72 और 12 चौक, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 9, कितना आ गया 9, सीधे सीधे कट रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। इस 94 से 9 टाइम्स सीधे सीधे तो कट रहा है, सॉरी 94 से 9 टाइम्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो गया, तो 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9,
तो जो इसका आंसर आ गया वो कितना आ गया 972। देखिए डायरेक्ट कट रहा है 94 से 846, 1 यूनिट का वैल्यू 9 टाइम्स जा रहा है। तो 21 का जो आंसर आया वो कौन सा आ गया 972, 972 रुपए। आगे चलते हैं 22 नंबर। ये आसान सवाल है, ऐसा एक सवाल हम पहले भी कर चुके थे। ये देखिए कह रहा है 22 सही 1/8 देखिए इसको थोड़ा सा सही करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो दर में मिस्टेक दे रखी है, ये 22 सही नहीं 2 सही 1/8 वर्ष होगा। इसको सही करेंगे, 2 सही 1/8 वर्ष में दे रखा है। 16% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, 8,000 रुपए की दर से दे रखा है और ब्याज की दर दे रखा है 16%, और जो ब्याज बताना है वो 2 सही 1/8 वर्ष का बताना है, इस तरीके से। तो देखिए ऐसे सवालों में करेंगे क्या, 8,000 का जो 16% आप देखेंगे, 16 8 128, तो 1280 रुपए हो जाएगा। पहले साल 1280 रुपए, दूसरे साल 1280, और जब 1280 का आप 16% देखेंगे तो 1280 का 16% जैसे ही निकालेंगे तो 16 8 128, और हासिल लगा आपका 12, 16 दूनी 32, और 12 हो जाएगा आपका 44, 4 16 एकम 16 4 20। तो ये जो हो जाएगा आपका 16% हो जाएगा 204 रुपए 80 पैसे। ये हो गया 204 रुपए 80 पैसे। अब आपको निकालना है तीसरे साल का, तो वहां पे आपको पूरा नहीं देखना है, आपको वहां पे निकालना है इसका 1/8। तो 1/8 निकालना है तो या तो पूरा निकाल के करिए या डायरेक्ट 1/8 कर दीजिए। आप पूरा निकाल लीजिए, ये 1280, और इसका डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 8 16, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये हो गया 409 रुपए 60 पैसे। और इसके बाद आप इसका जब 16% निकालेंगे तो हो जाएगा 16 8 128, 16 8 128, यहां से बचा 12, 16 चौको 64, और 12 हो जाता है 76, 76, और 16 दूनी हो गया 32। एक अंक पे पहले से दशमलव था, अभी आप यहां से हो जाएगा 32 रुपए 76 पैसे। अब आपको इसका 1/8 निकालना। मैं अभी एक और तरीका बताऊंगा इसको करने का। 1/8 निकालना, तो जैसे आपने इसको 8 से काटा तो 160 रुपए ये हो गया। इसको 8 से काटा तो 8 5 40, और 8 एकम 8 51 रुपए 20 पैसे ये हो गया। और इसको 8 से काटेंगे तो 8 चौको 32, लगभग 4 रुपए लिख लीजिए क्योंकि लगभग में हमको निकालना है। तो ये 1280, और ये इनको जैसे ही आपने जोड़ा तो ये 1280, 1280 ये हो गया आपका 2560, 2560 ये हो गया आपका 2560, और 204 रुपए और जोड़ लीजिए भाई, तो 204 रुपए 80 पैसे ये हो गए, है ना। 204 रुपए 80 पैसे तो जोड़ेंगे 2560 और 160, और 51 4 55 रुपए ये हो गए। तो 2560 और 160 को जोड़ा तो आपका हो गया 2720 रुपए, और 50 रुपए 51 रुपए, ये जो 51 4 55 ये हो गए 55, और उसको भी जोड़ लीजिए उठा के 204, और ये हो गए 204 और 51 255 रुपए, 255 और 4 259, 260 ले लीजिए आप। जैसे ही आप जोड़ेंगे 27 और 260 तो ये हो गया आपका 2980 रुपए। इसके आसपास कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? जी हाँ, 2980 रुपए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 2980 रुपए। एक ये तरीका है ट्रायंगल मेथड से, एक आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दिमाग लगाइएगा कि आप क्या करें, पहले साल ब्याज की दर 16% यूज करें, दूसरे साल भी 16% यूज करें, और तीसरे साल 1/8 तो ब्याज की दर ही सिर्फ 2% यूज करें। यह भी बहुत बेहतर तरीका होता है कि 1280 और अब की बार ये 204 रुपए दे ही रखा है आपको 80 पैसे। अब जो ब्याज दर यूज करेंगे तीसरे साल, उसको यूज करें आप सिर्फ और सिर्फ 2%। तो अगर आप 2% यूज करेंगे तो 2% में इसको यूज करेंगे तो कैसे करेंगे कि आपने 8,000 का 2% कर दिया तो 160 रुपए आ गया ये। और जैसे ही आपने देखा कि ये 2560 का 2% यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 51 रुपए 20 पैसे, और इसका 2% यूज करेंगे तो हो जाएगा, आप इसका 2% यूज कर लीजिए कि दो गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 चौको 8 1 9 जो भी आ जाए, और उनको सबको उठा के जोड़ लीजिए तो वो भी आपका जो बन जाएगा वो 2980 रुपए बन जाएगा। तो चाहिए तो वो तरीका यूज करिए, चाहिए तो ये तरीका यूज करिए, जो आपको बेहतर लगे आप उस तरीके को यूज करिए। नहीं करना चाहते नेट चेंज से कर लीजिए। एक नेट चेंज भी इसके लिए बहुत बेहतर तरीका है कि तीनों के हिसाब से नेट चेंज बना के वहां से कर सकते हैं। तीनों के नेट चेंज के लिए एक होता है, खैर अभी आप ये करिए, मैं तीनों का नेट चेंज निकालना आपको सिखाऊंगा कि क्या होता है उसका शॉर्टकट, है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 23 नंबर देखिए, कह रहा है एक अधिकारी और एक क्लर्क की मासिक वेतन 11:4 के अनुपात में। यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 और क्लर्क के मासिक वेतन में 3,000 रुपए की वृद्धि हो जाए तो उनका अनुपात 19 अनुपात। ये भी देखिए, जब भी कभी दो रेशियोज दे रखे हो और उनके बीच में वृद्धि और कमी दी जाए तो आप ट्रायंगल मेथड को सबसे अच्छा, ये इनका क्लर्क की मासिक वेतन है,
ये अधिकारी की, ऑफिसर्स की और ये क्लर्क की, ये इनके मासिक वेतन का अनुपात था। नया अनुपात जो है वो है 19:7। इसकी जो वृद्धि हुई है वो हुई है 7,000 वेतन में, और इसकी जो वृद्धि हुई है वो हुई है 3,000। देखते जाइएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 11 सत्ते 77, 19 चौको 76, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू आप जब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहां से तो देखेंगे 19 चाहे 57 और 7 सत्ते 49, एक 57,000 एक 49,000, तो अंतर आया 8,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8,000 है तो कह रहा अधिकारी का प्रारंभिक वेतन कितना था, 11 अट्ठे 88,000। अधिकारी का प्रारंभिक वेतन था 88,000। तो जो ऑप्शन सही हो गया वो पहला ऑप्शन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेस्ट मेथड है ऐसे सवालों को करने के लिए। तो चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 24 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक घन का आयतन 192√3 दे रखा है। देखिए घन का आयतन, बच्चों को याद होगा शायद, घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ए क्यूब। अब ए क्यूब का वैल्यू पता है 192√3, 192√3 ए क्यूब का वैल्यू पता है, तो इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है जो कि होता है a√3, इसकी लंबाई बतानी है। तो पहले a निकाल लिया जाए। तो जैसे ही आपने देखा 192, 192 को जो आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 64 इंटू आपका बचा 3√3, ये 64 इंटू 3√3, ये हो गया 192। घन का आयतन, एक घन आयतन इतने क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है भाई, अगर ये दे रखा है तो यहां से जैसे ही आपने इसका देखा तो ये हो जाएगा 4 इंटू, अब ये हो जाएगा √3 इंटू √3, 192√3। देखेंगे आप यहां से तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, 1 मिनट इसको देखिएगा। ए क्यूब दे रखा है 192√3, तो जैसे ही आप इसका ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 192 का क्यूब रूट करेंगे तो हो जाएगा 192 का क्यूब रूट करें वो अलग, और इसका भी क्यूब रूट हो जाएगा क्योंकि ये भी तो क्यूब रूट के अंदर ऐसे हो जाएगा भाई। तो ये जो बनाएगा, लेकिन इससे इसको सॉल्व कैसे होगा, ये विकर्ण बताना है a√3। ये कितना बन 64, 3 चौको 12, 3 18 19, हाँ ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब है तो इसको क्या लिख लें 64 इंटू 3√3, ठीक है। ये जैसे ही आप इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 64 का आ गया 4, और 3√3 का लेंगे तो ये आ जाएगा √3। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 192√3 का जैसे ही आप क्यूब रूट लेंगे तो 100, इसको 64 इंटू 3√3 लिख लें तो 64 का हो गया 4, और 3√3 को आप जब आप क्यूब रूट लेंगे तो आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये आ गई साइड। अब हमको बिताना है विकर्ण a√3, तो आप क्या करें 4√3 और इंटू 1√3 और कर लेंगे तो ये कितना आ गया 4 3 12। तो जो इसका विकर्ण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 24 नंबर का जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है। चलते हैं 25 नंबर की तरफ। तो देखिएगा 25 नंबर में क्या करना है एक बार 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन और देख लीजिएगा। ये देखिए कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 5 दिन तक मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। उसने ये नहीं पूछा कितना भाग हो जाएगा, उसने ये पूछा है कि कितना भाग शेष बचेगा। दिमाग लगाइए, आसान सा क्वेश्चन। कह रहा है ए कितने दिन में कर लेता है 10 दिन में, और बी करता है उसी काम को 15 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया 30, 15 दूनी 10, 10 30 और 15 दूनी 30, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं तो 5 दिन में कर लिया इन्होंने 25 काम। तो बचा कितना काम 5। तो जो बचा 5 काम है टोटल 30 में से, तो कितना काम शेष बचा, तो आप आंसर बताएंगे 1/6। कितना काम शेष बचा 1/6। कह रहा है ए किसी कार्य के 10 दिन में 15 दिन में, तो एलसीएम निकाला, दोनों मिलके एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे 25। 30 में से 25 काम हो गया तो बचा कितना काम 5, और वो जो 5 काम है वो 30 का देखेंगे तो 1/6 भाग है। तो देखिएगा 25 नंबर का जो सही आंसर आया है वो थर्ड ऑप्शन। तो देखिएगा आज के किए हुए 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में ये बताना ना भूलें। और अगर वीडियो को समझने में कोई भी समस्या हुई है तो ये बात भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और एक मेरी सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि लगातार आप मेहनत करते रहें, क्योंकि जितनी वैकेंसी अभी है आपके सामने आने वाले टाइम में पता नहीं ये आपके सामने हो या ना हो। तो हर एक अटेम्प्ट को अपना आखिरी अटेम्प्ट मानते हुए अपना 100% दें।
चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।